हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सरकारी महात्मा पे। दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है ग्लोब, और ग्लोब से संबंधित जो भी पॉइंट है और जो भी प्रश्न बनते हैं उसे हम लोग अच्छी तरह से क्लियर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको रटने का प्रयास करते हैं और रटा हुआ चीज़ लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रहती है, और इस प्रकार से बहुत सारे स्टूडेंट छोटा छोटा प्रश्न एग्ज़ाम में गलती करके आ जाते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग इससे संबंधित जो भी पॉइंट है उसे अच्छी तरह से क्लियर करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम दोस्तों इस चैप्टर में मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। इन दोनों के बारे में ही मुख्य रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ग्लोब, यानी कि ग्लोब किसे कहते हैं। तो ग्लोब पृथ्वी का एक काल्पनिक रेखा है जिसके सहारे पृथ्वी के बारे में अध्ययन किया जाता है, और इस ग्लोब पर दो प्रकार के रेखाएं खींची जाती है जिसे अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा का प्रयोग आखिरकार क्यों किया गया है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो अक्षांश रेखा का प्रयोग इसलिए किया गया है, पृथ्वी पर अनेक प्रकार के यानी कि अलग अलग जगह में अलग अलग प्रकार के टेम्परेचर यानी तापमान पाए जाते हैं। तो उन तापमानों को निर्धारित करने के लिए ही अक्षांश रेखा का प्रयोग किया जाता है, और कभी कभी जलवायु परिवर्तन को भी निर्धारित करने के लिए अक्षांश रेखा का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं हम लोग देशांतर रेखा, यानी देशांतर रेखा का पृथ्वी पर प्रयोग क्यों किया गया है। तो देशांतर रेखा का मुख्य रूप से प्रयोग तिथि को निर्धारित करने के लिए और समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। जैसे हम लोग समझ लेते हैं कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा ग्लोब पर कैसा होता है। तो देखते हैं हम लोग अक्षांश रेखा क्या है और देशांतर रेखा क्या है। जैसे मान लेते हैं, इधर छोटा सा फिगर बता करके समझा देते हैं। जैसे ये ग्लोब है। अब ग्लोब पर अक्षांश रेखा इस तरह से खींची जाती है, इस तरह से। ये अक्षांश रेखा है, इस तरह से ये अक्षांश रेखा खींची जाती है, और इस तरह से जो रेखा होती है, इस तरह से जो रेखा होती है उसे हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। यानी कि ये वाला रेखा जो है अक्षांश रेखाएं हैं, ये सभी रेखाएं अक्षांश रेखाएं हैं, और ये सभी इस तरह से जो खींची जाती है वो रेखाएं देशांतर रेखाएं हैं। तो इसको मिटा देते हैं दोस्तों हम लोग। तो चलिए, आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि देशांतर रेखा कौन होता है और अक्षांश रेखा कौन होता है। यानी कि देशांतर रेखा कौन होता है, अक्षांश रेखा कौन होता है, यानी कि किस प्रकार से अक्षांश रेखाएं खींची जाती है और देशांतर रेखाएं खींची जाती है। तो चलिए हम लोग दोस्तों देखते हैं अब विस्तार से। जैसे मान लेते हैं दोस्तों ये पृथ्वी है, मान लेते हैं दोस्तों इसको पृथ्वी। अब पृथ्वी के बीचों बीच में यानी कि 0 डिग्री पर, पृथ्वी के बीचों बीच में 0 डिग्री पर एक रेखा खींची गई है। उस रेखा का नाम है विषुवत रेखा। उस रेखा का नाम क्या है, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने का काम करती है, और विषुवत रेखा के ऊपरी भाग को हम लोग नॉर्थ पोल या नॉर्थ उत्तरी ध्रुव या फिर उत्तरी भाग के नाम से जानते हैं। विषुवत रेखा के नीचे वाला भाग को साउथ पोल या साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव या दक्षिणी भाग के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अब विषुवत रेखा के ऊपर में
विषुवत रेखा के ऊपर में यानी कि उत्तरी ध्रुव में यानी उत्तरी भाग में 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई है। इस तरह से जो लाइन होती है 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई है, यानी टोटल 90 अक्षांश रेखाएं उत्तर भाग में यानी विषुवत रेखा के उत्तरी भाग में 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई है। और विषुवत रेखा के नीचे वाला भाग यानी कि साउथ ध्रुव यानी कि दक्षिणी ध्रुव में भी 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई है। इस प्रकार से दोस्तों 90 अक्षांश रेखाएं उत्तरी भाग में और 90 अक्षांश रेखाएं दक्षिणी भाग में, तो कुल मिलाकर के अक्षांश रेखाओं की संख्या कुल मिलाकर के नीचे लिखते हैं, इधर लिखते हैं, अक्षांश रेखाओं की संख्या अक्षांश रेखाओं की संख्या 90 प्लस 90 बराबर कितना हो जाएगा 180, यानी कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 180। कभी कभी में एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका ऑप्शन में 181 रहता है। तो दोस्तों 181 क्यों रहता है? क्योंकि विषुवत रेखा भी एक प्रकार का अक्षांश रेखा है, उसी को हम लोग 90 प्लस 90 और प्लस 1 यानी विषुवत रेखा को एक जोड़ देते हैं। इस प्रकार से 181 अक्षांश रेखाएं हैं। तो एग्जाम के ऑप्शन में 180 नहीं दे करके 181 रहे तो वो भी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं दोस्तों 90 यानी टोटल 180 अक्षांश रेखाओं में कुछ अक्षांश रेखाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं जिससे हम लोग विस्तार से जानेंगे। जैसे विषुवत रेखा के नीचे 23.5 डिग्री पर विषुवत रेखा के नीचे 23.5 डिग्री पर स्थित रेखा को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। मकर रेखा के नाम से जानते हैं, यानी विषुवत रेखा के नीचे 23.5 डिग्री पर स्थित जो रेखा है उसे मकर रेखा के नाम से जानते हैं। अब विषुवत रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री पर स्थित रेखा को कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं विषुवत रेखा के नीचे यानी कि दक्षिणी ध्रुव में विषुवत रेखा के दक्षिण भाग में 66.5 डिग्री पर स्थित रेखा को अंटार्कटिक रेखा के नाम से जानते हैं। अंटार्कटिक रेखा के नाम से जानते हैं। अब ऊपर में देखते हैं 66.5 डिग्री पर स्थित रेखा को 66.5 डिग्री पर स्थित रेखा को आर्कटिक रेखा के नाम से जानते हैं। आर्कटिक रेखा के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इसमें इन सभी अक्षांश रेखाएं जो है एग्जाम से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण है। खास करके तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री पर स्थित रेखा जो है जिसका नाम है कर्क रेखा, वो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है और ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। इस प्रकार से दोस्तों इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि 66.5 डिग्री अक्षांश रेखाओं को 66.5 डिग्री उत्तर में स्थित अक्षांश रेखा को किस नाम से जानते हैं? तो आर्कटिक रेखा के नाम से जानते हैं। 66.5 डिग्री दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखा को किस नाम से जानते हैं? तो आर्कटिक रेखा के नाम से जानते हैं। विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित 23.5 डिग्री पर स्थित अक्षांश रेखा को किस नाम से जानते हैं? तो मकर रेखा के नाम से जानते हैं। और विषुवत रेखा के उत्तर भाग में 23.5 डिग्री पर स्थित अक्षांश रेखा को किस नाम से जानते हैं? तो कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव
इस ये वाला ध्रुव और ये वाला ध्रुव को मिलाती है। इस ध्रुव यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 0 डिग्री को देशांतर रेखा माना गया है। 0 डिग्री को देशांतर रेखा माना गया। अब देखते हैं दोस्तों 0 डिग्री के इधर हम लोग जब बढ़ते हैं तो कुल 180 देशांतर रेखा है। यानी कि जब हम लोग पूरब की ओर, जैसे कि हम लोग विषुवत रेखा के ऊपर नॉर्थ यानी कि उत्तरी भाग और विषुवत रेखा के नीचे दक्षिणी भाग को माने थे, इस प्रकार से इधर हो जाएगा हमारा पूरब ईस्ट और इधर हो जाएगा वेस्ट यानी और। इस प्रकार से पूरब की ओर 180 देशांतर रेखा खींची गई है और दक्षिण यानी पश्चिम की ओर इस प्रकार से पश्चिम की ओर और पश्चिम की ओर 180 देशांतर रेखा खींची गई है। इस प्रकार से 180 और 180 तो कुल देशांतरों की संख्या 360 हो गई। तो 60। अब इससे संबंधित बहुत सारे पॉइंट बनते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे देखते हैं दोस्तों, यानी कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी, यानी कि ये जो लाइन खींची गई है इस प्रकार से और इनके बीच जो है गैप है, ये गैप कितना है उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों ये जो अक्षांश है और यानी कि ये अक्षांश रेखाएं और ये अक्षांश, यानी कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। यानी दो अक्षांशों के बीच की दूरी, दो अक्षांश रेखाएं यानी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। 111 किलोमीटर, जिसे गोरे के नाम से जाना जाता है, जिसे गोरे के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग देशांतर के बारे में भी समझ लेते हैं। जैसे कि कभी कभी एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जाता है, दो देशांतरों के बीच अधिकतम दूरी कहाँ पर होती है? तो दो देशांतरों के बीच अधिकतम दूरी विषुवत रेखा पे होती है। विषुवत रेखा पे आप लोग देख रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा गैप कहाँ है, तो गैप यहीं पर है ना, बीच में, यानी विषुवत रेखा में, यानी पृथ्वी के बीचों बीच में ये विषुवत रेखा है और विषुवत रेखा पर ही दो देशांतरों के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। अब पूछेगा एग्जाम में, दो देशांतरों के बीच सबसे न्यूनतम दूरी कहाँ पे होती है? तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है और एक बिंदु पर जाकर के मिल जाती है। यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर देशांतरों के बीच की दूरी 0 के बराबर होती है या फिर सबसे कम होती है। अब देखते हैं दोस्तों, दो देशांतरों के बीच की दूरी अधिकतम जो होती है विषुवत रेखा पे कितना होता है? तो 111.3 किलोमीटर होती है, जो दो अक्षांश रेखाओं के बीच के दूरी के बराबर लगभग बराबर है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, दो देशांतरों यानी कि दो क्रमागत देशांतरों के बीच समय का अंतर 4 मिनट का होता है, जिसे समय का अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, दो देशांतरों के बीच की दूरी, दो देशांतरों के बीच अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, दो देशांतरों के बीच समय का अंतर 4 मिनट का होता है और इस 4 मिनट को ही पूरे विश्व में समय को निर्धारित करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है।
जैसे कि ये जो देशांतर रेखा इस प्रकार से खींची गई है, इन दोनों के बीच समय का अंतर 4 मिनट का होता है। इन दोनों के बीच समय का अंतर 4 मिनट का होता है। इस प्रकार से 4 मिनट का होता है। जब हम लोग पूरब की ओर जाते हैं तो समय हमारा प्लस में हो जाता है। जब हम लोग पश्चिम की ओर जाते हैं तो समय हमारा माइनस में हो जाता है, यानी कि 4 मिनट माइनस में हो जाता है। और इस 4 मिनट को ही समय को निर्धारित करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों, हम लोग सन 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में एक मीटिंग बैठी थी। उस मीटिंग में 0 डिग्री देशांतर को, यानी कि इस 0 डिग्री देशांतर को प्रधान समय रेखा माना गया या प्रधान याम्योत्तर रेखा माना गया, और इस 0 डिग्री को ही समय को निर्धारित करने के लिए प्रयोग में लिया गया। और 180 डिग्री देशांतर, यानी कि 0 डिग्री से स्टार्ट होते 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 66.5 इधर आ गया। इस प्रकार से यहाँ पे 180 डिग्री देशांतर है, यानी 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में माना गया। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं 0 डिग्री देशांतर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 0 डिग्री देशांतर, यानी कि 0 डिग्री देशांतर को प्रधान याम्योत्तर रेखा, प्रधान समय रेखा या फिर प्रधान याम्योत्तर रेखा माना गया। और ये 0 डिग्री प्रधान समय रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर के गुजरती है। और सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं भारत का स्थिति। तो भारत का स्थिति विषुवत रेखा से, यानी विषुवत रेखा से उत्तर पूर्व में 876 किलोमीटर पर स्थित भारत है। यहाँ, यानी यहाँ पे भारत स्थित है, जो विषुवत रेखा से 876 किलोमीटर पर है। विषुवत रेखा से 876 किलोमीटर है। कभी कभी एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि विषुवत रेखा से भारत का स्थिति कितना किलोमीटर, यानी कि विषुवत रेखा से भारत कितना दूर पर स्थित है, तो 876 किलोमीटर पर स्थित है। अब देखते हैं दोस्तों, भारत का समय रेखा, यानी कि प्रधान समय रेखा जो है 82.5 डिग्री है। अब 82.5 डिग्री को हम लोग क्या करते हैं, 82.5 डिग्री को इसमें इंक्लूड, यानी कि गुना करते हैं। 82.5 डिग्री को गुना करेंगे तो हमारा 330 मिनट आएगा, यानी 330 मिनट आएगा, जो 5.5 घंटा के बराबर है। यानी कि ग्रीनविच समय पर 5 बज रहा है तो भारत में 10:30 होगा। भारत में 10:30 होगा। मान लेते हैं कोई देश पश्चिम में स्थित है 60 डिग्री पर, कोई देश पश्चिम में स्थित है 60 डिग्री पर, तो इसमें 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6×24, यानी कि 240 मिनट आएगा। तो 240 मिनट कितना घंटा के बराबर होता है, तो 60 से भागा दीजिए 6×24, यानी कि 4 घंटा के बराबर होता है। यदि ग्रीनविच पर 10 बज रहा है तो ये 60 डिग्री पर स्थित देश पर कितना समय बजेगा, 6 बजेगा। अब देखते हैं दोस्तों प्रधान तिथि रेखा, यानी कि प्रधान तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को प्रधान तिथि रेखा माना गया है। तो 180 डिग्री प्रधान तिथि रेखा के बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे कि कोई देश 180 डिग्री देशांतर है, इस प्रकार से यहाँ पे 180 डिग्री देशांतर है। मान लेते हैं कोई देश, मान लेते हैं भारत ही, भारत पूर्व में स्थित है, भारत उत्तर पूर्व में स्थित है। जब यहाँ समय 24 तारीख होगा, तो इधर जस्ट
पश्चिम में स्थित, इधर जस्ट पश्चिम में स्थित देश में 23 तारीख हो, मान लेते इधर कोई देश में 22 तारीख हुआ तो इधर पश्चिमी देश में 21 तारीख। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा वीडियो इतना ही है। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सीखने के लिए अवश्य मिला होगा। तो एक बार फिर से हम लोग इस वीडियो को देख लेते हैं और समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग ग्लोब के बारे में समझे थे। ग्लोब किसे कहते हैं? तो ग्लोब पृथ्वी का एक काल्पनिक रेखा है जिसके सहारे हम लोग पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं। और उस ग्लोब पर ही 2 प्रकार की रेखाएं खींची जाती है। ये वाला रेखा, इस प्रकार से रेखा, और इस सीधी रेखा, 2 रेखाएं खींची जाती है जिसे अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। अब अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा का प्रयोग क्यों किया गया है? तो अक्षांश रेखा का प्रयोग तापमान को निर्धारित करने के लिए, जलवायु को निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और देशांतर रेखा का प्रयोग समय निर्धारित करने के लिए और तिथि निर्धारित करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, पृथ्वी के बीचों बीच में एक रेखा खींची गई है, यानी कि 0 डिग्री पर एक रेखा खींची गई है जिसे हम लोग विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। और विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने का काम करती है। तो विषुवत रेखा के ऊपर वाला भाग को उत्तरी ध्रुव और नीचे वाला भाग को दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि विषुवत रेखा के ऊपर में 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई है और विषुवत रेखा के नीचे 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई है। तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 है। कभी कभी एग्जाम में 181 इसलिए दिया जाता है क्योंकि विषुवत रेखा भी एक प्रकार का अक्षांश रेखा है। अब देखते हैं दोस्तों देशांतर रेखा, यानी ये जो लाइन खींची गई है देशांतर रेखा की इधर वाला भाग को पूरब, इधर वाला भाग को पश्चिम। तो पूरब में ये जो देशांतर रेखा इस प्रकार से खींची गई है, 180 देशांतर खींचा गया है, यानी 180 देशांतर रेखा खींची गई है। और पश्चिम की ओर भी 180 देशांतर रेखा खींची गई है। तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 हो गई। अब देखते हैं दोस्तों, 2 क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है जिसे गोरे के नाम से जाना जाता है। और देखते हैं हम लोग 2 देशांतरों के बीच अधिकतम दूरी कहाँ पे होती है? तो 2 देशांतरों के बीच अधिकतम दूरी विषुवत रेखा पे होती है और वो 111.3 किलोमीटर होती है, जो 2 अक्षांशों के बीच के दूरी के लगभग बराबर है। अब देखते हैं 2 देशांतरों के बीच न्यूनतम दूरी कहाँ होती है? तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे होती है। अब देखते हैं दोस्तों देशांतर रेखा के बारे में, यानी देशांतर रेखा का प्रयोग इसलिए किया गया है तिथि रेखा को निर्धारित करने के लिए और समय रेखा को निर्धारित करने के लिए। तो सन 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में एक मीटिंग बैठा था जिसमें 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान समय रेखा माना गया या फिर प्रधान याम्योत्तर रेखा माना गया, और 180 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान तिथि रेखा या फिर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया। तो दोस्तों 0 डिग्री प्रधान समय रेखा या प्रधान याम्योत्तर रेखा है जो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर के गुजरती है। तो दोस्तों समय को निर्धारित करने के लिए 4 मिनट का सहारा लिया गया है, यानी कि 4 मिनट, यानी कि 2 देशांतरों के बीच समय का अंतर 4 मिनट है, इसलिए समय को निर्धारित करने के लिए 4 मिनट का प्रयोग में लिया गया है। जैसे पूरब की ओर जब जाते हैं तो 4 मिनट प्लस हो जाता है, पश्चिम की ओर जाते हैं तो 4 मिनट घट जाता है। तो दोस्तों भारत का जो समय रेखा है 82.5 डिग्री है। भारत का समय रेखा 82.5 डिग्री है और इस 82.5 डिग्री को इसमें गुना करते हैं 4 मिनट में तो 330 मिनट होती है, जो लगभग 5.5 घंटा के बराबर होती है। तो जब ग्रीनविच पर यानी कि 0 डिग्री देशांतर पर जब ग्रीनविच पर 5 बज रहे होंगे तो हमारा भारत देश में 10:30 बज रहे होंगे। इसी प्रकार से 60 डिग्री पर स्थित कोई पश्चिमी देश है जिसको 60 से गुना करते हैं तो 240 होता है, जो 4 घंटा के बराबर में होता है। यदि ग्रीनविच पर 10 बज रहे होंगे
तो ये 60 डिग्री पर स्थित पश्चिमी देश में 6 बज रहे होंगे, 6 बज रहे होंगे। इसी प्रकार से 180 डिग्री तिथि रेखा, यानी 180 डिग्री तिथि रेखा पूरब की ओर कोई देश को जाते हैं, यानी कि पूरब की ओर कोई देश में जाते हैं तो एक दिन का समय बढ़ जाता है, और पश्चिम की ओर जाते हैं तो एक दिन का समय घट जाता है। इस प्रकार से कोई देश में इधर 25 तारीख होगा तो पश्चिमी देश में 24 तारीख होगा, और यदि कोई देश पूरब में स्थित है जहां 22 तारीख होगा तो पश्चिमी देश में 21 तारीख होगा। दोस्तों, वीडियो हमारा यहीं ख़त्म होता है, और आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला है और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।